इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की एक फॉर्म है, जैसे साउंड, लाइट, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, ओशन थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो उनके जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि साउंड एनर्जी किससे मिलकर बनी है, तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि साउंड प्रोड्यूसेस ड्यू टू वाइब्रेशंस। जिस बॉडी में वाइब्रेशन होता है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, तो साउंड इज मेड अप ऑफ वाइब्रेशन। अगर मैं बोलूं लाइट एनर्जी किससे मिलकर बनी है, तो दिमाग में हल्का सा आएगा कि रेडिएशन, रेडिएशन से मिलकर बनी है। तो हर एनर्जी के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है चार्ज पे। ठीक है, चार्ज पे बाद में आएंगे। पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। मैंने ऑलरेडी बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू चार्ज। किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। अब इलेक्ट्रिसिटी ना हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। कभी इसके बारे में सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों, लाइट एनर्जी क्यों नहीं, साउंड एनर्जी क्यों नहीं? वो भी तो एनर्जीज हैं, वो भी तो हमारा काम करवा सकती है जो हमें करवाना है। देखो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू सम वर्क। कहां पढ़ा है? 9th क्लास में। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो फिर हम साउंड एनर्जी यूज करके क्यों फैन नहीं चलवा लेते? हम विंड एनर्जी यूज करके डायरेक्टली लाइट क्यों नहीं चला लेते? क्योंकि ये सारी मशीन्स जो हमारे अराउंड है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे अराउंड है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पर रन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की सबसे खास बात है कि सारी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। आपको विंड एनर्जी मिल रही थी, आपने रास्ते में विंड मिल लगा दिया। विंड मिल क्या करेगा? उस विंड एनर्जी को, विंड एनर्जी कैसी होती है? मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिसिटी में। फिर आपको अब इलेक्ट्रिसिटी से वापस विंड बनानी है, आपने उसको अपने फैन से कनेक्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही काम की एनर्जी इसलिए बन जाती है क्योंकि सारी अलग अलग फॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना आसान होता है, और बाद में इलेक्ट्रिसिटी से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सोलर सेल का आपने सुना? सोलर सेल क्या होते हैं? जो लाइट, सन से आने वाली लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बाद में हम घर पे लाइट लगा के वापस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब लाइट लगा के नहीं, हम घर पे एलईडी लगा के या बल्ब लगा के या ट्यूब लगा के, फ्लोरोसेंट लाइट जिसको बोलते हैं, वो लगा के वापस हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लाइट में। सो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल। इलेक्ट्रिसिटी को यूजफुल यही बनाता है, इट इज इट्स कन्वीनियंस ऑफ कन्वर्टिंग इट टू अनदर फॉर्म्स। एंड दूसरी सारी फॉर्म से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा और जब आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि साउंड से भी इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाती है। जैसे लाइट से बन रही ना, वैसे साउंड से भी बन जाती है। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाती है। सेल्स के अंदर क्या होता है? केमिकल एनर्जी तो होती है जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है। सो इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए ही बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। समझ गए? नेक्स्ट, चार्ज। चार्ज ना किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दूसरे मैटर को अट्रैक्ट या रिपेल करने की। So it's a fundamental property of a substance or a matter to attract or repel another substance or another matter. Clear? Attract और repel करने की प्रॉपर्टी चार्ज है, बस। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है चार्ज। चार्ज नहीं है कि ये पेन, चार्ज पेन के ऊपर चार्ज होगा, इसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है? चार्ज इज नॉट समथिंग जिसको आप बोल दो तू चार्ज है, ऐसा नहीं होता। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, जैसे मास एक प्रॉपर्टी होती है ना, मास प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी, ऐसे चार्ज एक प्रॉपर्टी। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और ये बहुत जरूरी है कि आप चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझो। पहली प्रॉपर्टी तो क्या है? पहला इसके बारे में फैक्ट है कि दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज देने के लिए एक पार्टिकल बना है, लाइक एक पार्टिकल है जिसपे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कह दिया गया उसको हमेशा के लिए, क्योंकि हो जाता है प्रोटॉन। और ऐसे ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो है इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों जो पार्टिकल्स है ना, ये खुद चार्ज नहीं है, ये पार्टिकल हैं, इनका मास है, इनका मैटर है, सब कुछ है, बट इन पे चार्ज जो है वो उसकी पोलैरिटी की बात हो रही है कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे मानो, इट्स जस्ट ए कैरियर, एक पार्टिकल है।
और इसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव है। ऐसे ही मैं अगर प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन इट्स जस्ट ए पार्टिकल, पर इसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। तो चार्ज जो होता है ना वो किसी पार्टिकल पे रहता है। चार्ज पार्टिकल को डिफाइन नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि चार्ज पार्टिकल को डिफाइन कर दिया। इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अ कैरियर ऑफ चार्ज जिसपे नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन इज अ कैरियर ऑफ चार्ज जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। और दुनिया में दो ही तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज रहता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज रहता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। दोनों पे चार्ज एकदम सेम है, बस पोलैरिटी अलग है। दोनों पे चार्ज सेम रहता है, पोलैरिटी अलग अलग होती है। क्लियर है। नेक्स्ट होता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, तो तुम लोगों को बचपन से पता है। अगर मैं दो नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के पास रखने की कोशिश करूंगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो पॉजिटिव को एक दूसरे के पास रखूंगा तो ये भी रिपेल करेंगे, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इससे क्या पता पड़ा कि चार्जेस फोर्स लगाते हैं। कौन सा? आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। और ये तो थी चार्ज की डेफिनेशन, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल। क्लियर। नेक्स्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो चार्जेस को ना एनर्जी की ही तरह हम लोग ना तो कभी बना सकते हैं ना कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नहीं बना सकते ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी एक सिस्टम के लिए। और सिस्टम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब कि उसमें बाहर से कोई चीज आनी नहीं चाहिए और उसकी कोई चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। तो किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए उसका टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब सेम बना रहता है। So for an isolated system, the total charge is always conserved, and the meaning of the conservation of charge is the charge can neither be created nor be destroyed. जितना वो था शुरुआत में उतना रहेगा। तो इसको आप ऐसे समझो, जब अर्थ बनी थी, अर्थ के बनने से लेकर आज तक अर्थ का मास भी सेम है, अर्थ पे जितनी एनर्जी थी वो भी सेम है, और अर्थ पे जितना चार्ज था वो भी सेम है। दीज ऑल थिंग्स आर कंजर्व। और अर्थ को आप क्या मानोगे थोड़ी देर के लिए? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। अगर आइसोलेटेड नहीं है तो फिर तो सब अलग अलग हो जाएगा। अब सामने ना एक एग्जांपल भी शो कर रखा है मैंने। ये ना एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसको हमने ना बिल्कुल बाहर से इंटरेक्शन इसका खत्म करवा रखा है। यहाँ पे हमारे पास में दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए पार्टिकल बी। पार्टिकल ए का चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम। ये जो साइन आप देख रहे हो ये माइक्रो का है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। सो 2 माइक्रोकुलाम इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। और सेकेंड वाला जो पार्टिकल है बी, उसके ऊपर 3 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। इसने ना 1 माइक्रोकुलाम इसको दे दिया। अच्छा, दोनों का इनिशियल चार्ज कितना था? 5 माइक्रोकुलाम। अब जब इसने अपना 1 माइक्रोकुलाम इसको दे दिया तो इसके ऊपर कितना हो गया? 3 की जगह 4 हो गया, इसका 1 रह गया, बट टोटल अभी भी कितना है? 5 माइक्रोकुलाम। टोटल पहले भी कितना था? 5 माइक्रोकुलाम। तो बच्चों वाली चीज है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो जब बॉडीज एक दूसरे को चार्ज शेयर करेंगी तो नेट चार्ज जो होगा या सम ऑफ चार्ज जो होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। आसान। नेक्स्ट होती है प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमें ये बताना चाहती है कि चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं इन द इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट चार्ज। पहली बात, व्हाट इज इंटीग्रल प्रोडक्ट? इंटीग्रल प्रोडक्ट का मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई करना। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इनसे मल्टीप्लाई करना। एंड अनदर टर्म इज फंडामेंटल यूनिट चार्ज। फंडामेंटल यूनिट चार्ज होता है सबसे छोटा जो आपको फ्री स्टेट में चार्ज मिलता है, जो स्टेबल चार्ज मिलता है सबसे छोटा, उसकी बात चल रही। तो सबसे छोटा स्टेबल चार्ज हमें मिलता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक प्रोटॉन के ऊपर, वो फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। तो जितने भी चार्ज होंगे ना दुनिया में, किसी भी बॉडी पे जितना भी चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है वो हमेशा n टाइम्स e के इक्वल होता है। और चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? q से। यहां पे n का मतलब है एक इंटीजर कि कितने आप पार्टिकल्स ले रहे हो। सपोज करो मेरे को 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज चाहिए, ठीक है। और यहां पे E होता है चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज होता है। अब आप वैल्यू देख रहे हो, प्लस माइनस में आ सकती है इसकी। प्लस माइनस में इसलिए आएगी अगर मेरे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है तो ओवरऑल चार्ज मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
और अगर पार्टिकल्स प्रोटॉन है तो ओवरऑल चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे निकालना है टोटल चार्ज ऑन 50 इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू NE। तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 टाइम्स 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। अब बोलोगे सर इसमें क्या था, ये तो बहुत ही इजी सी चीज है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो 80 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, सिंप्लीफाई करके जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 18 गुलाम, है ना, इजी सी बात है, कुछ ऐसा टफ है नहीं। कि हमको ये पूछा गया था कि 50 इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज, हमने निकाल लिया। पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कैन 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 कूलाम चार्ज एग्जिस्ट, क्या ये चार्ज कभी एग्जिस्ट करेगा? अब इसका जवाब कैसे दोगे आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करोगे। मैंने क्या बोली लाइन, कि चार्ज ऑन ए सिस्टम और ऑन ए बॉडी कैन ओनली एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट चार्ज। तो हो ना हो, ये जितना चार्ज मैंने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है ये कैसे बना होना चाहिए, Q इज इक्वल्स टू एनी फॉर्मूला को यूज करते हुए बना होना चाहिए। सो मेरी Q की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 गुलाम है, ठीक है। मुझे फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो मुझे बता रहा है कि चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट चार्ज। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन ए। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, Q की वैल्यू लगाई मैंने 3 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ऊपर बन जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 19 माइनस 18 अपॉन 1.6, ये भी डेसिमल हटा दो, ऊपर एक और 10 पहुंच जाएगा। तो आपके पास में जो आया 300 अपॉन 16, ये मेरी n की वैल्यू आई है 10 नाउ, ठीक है। कैंसिल करते हैं थोड़ा सा, 2 से कैंसिल करा 150 बाय 8, फिर 2 से कैंसिल करा 75 बाय 4, फिर 2 से कैंसिल करा कितना आ गया 37.5 बाय 2, फिर 2 से कैंसिल करा। जरूरत है क्या मुझे, मेरा आंसर पता सामने आ चुका है। क्या इस स्टेप के बाद में मुझे जो वैल्यू मिली है वो एक इंटीजर है? नहीं है। इंटीजर में कभी डेसिमल होते हैं? नहीं है, फ्रैक्शन में रह गए ना। दैट मीन्स ये चार्ज कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। तो चार्ज हमेशा वही एग्जिस्ट करेगा जो कि 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड होगा। उल्टा समझो रूल को, ठीक है। चार्ज हमेशा वही एग्जिस्ट करेगा जो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड होगा पूरी तरीके से। और n की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एक इंटीजर, आइदर ए पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। इंटीजर क्यों बोला गया है, ताकि आपको पॉजिटिव भी मिल जाए तो भी दिक्कत ना हो, नेगेटिव मिल जाए तो भी दिक्कत ना हो, क्योंकि चार्ज हो सकता है वो नेगेटिव दे देता है। इस क्वेश्चन में मैं नेगेटिव चार्ज दे देता तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलती ना, तो इसलिए होल नंबर नहीं बोला गया, इसलिए इंटीग्रल प्रोडक्ट बोला गया। तो समझ में आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले फॉर्मूला का यूज क्या है। इसका यूज ये नहीं है कि आपको टोटल चार्ज निकालना है, हाँ एक छोटा सा यूज ये है, बट असली यूज इसका ये। ऑन द अदर हैंड आप इसी फॉर्मूला का यूज करके ये पता कर सकते हो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो Q की वैल्यू हमें जो दे रखी है 1 कूलम, हमसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमें पता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है। तो इस बार आप क्या करोगे, फिर से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पुट कर दोगे, Q इज इक्वल्स टू NE। इस बार हमें n निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या हो जाएगा Q अपॉन E। सो n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू दे रखी है हमें 1 गुलाम, तो n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। ये ऊपर गया। अच्छा यहाँ पे ना मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो ये ऊपर जाके 10 की पावर 19 हो गया, नीचे 1.6 बचा, इसका भी एक डेसिमल हटाया, ऊपर 10 गया, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10 की पावर 20 अपॉन 16। तो n इज इक्वल्स टू, इसमें से ना मैंने 2 जीरोस ले लिए और ये हमारे पास में 10 की पावर 18 अलग हो गए। तो 16 से जब आप 100 को डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके
इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके सिर्फ 1 कूलम ऑफ चार्ज बना पाते हैं। ठीक है, तो सोचो जब 100 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होता होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते होंगे। ठीक है, 6.25 into 10 to power 18 electrons, and this question has been asked many a times in boards. Either you will have to write the direct values और कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट होती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जिससे हमें पता पड़ता है कि चार्ज दूसरे चार्ज बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगा, और ये समझ में आता है एक लॉ से जो कि है कूलम्ब्स लॉ। ये वही कूलम है जिनके नेम के ऊपर चार्ज की यूनिट बोल रखी है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब्स, उनके नाम पे लॉ है। अकॉर्डिंग टू कूलम, अगर आप दो चार्जेस को एक दूसरे के फोर्स की रेंज में या इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में रख देते हो, देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ना, वैसे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। अगर आप दो चार्जेस को एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में रख देते हो ना, तो उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगता है। अब उनके बीच में लगने वाला ये फोर्स उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल रहता है। दैट मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव कर देना जब भी नेगेटिव हो। ठीक है, इसको मॉड्यूलस लेके करते हैं। मॉड एक फंक्शन होता है मैथ्स में जो कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। चाहे उसके अंदर कोई भी वैल्यू आप डालो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना कितना चार्ज है। तो पहली चीज, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सेकेंडली ये इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो कुछ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा दिख रहा होगा आपको, ये बिल्कुल वही है, कॉपी पेस्ट है, सेम वही। वहां पे था F is directly proportional to M1 M2 and F is inversely proportional to R square। यहाँ पे क्या है? F is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square। सेम इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। अब जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाता है दैट इज F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना पड़ेगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 upon R square। यहां जो K है ना, इस K की बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे K कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इस K को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी होती है 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सिर्फ इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, यूज में नहीं लेना है अभी 10th क्लास पे, तो 12th में जाके इसका यूज आता है। बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, अगर मैं इन जनरल आपसे पूछूं कि दो चार्जेस थे, दोनों का इनिशियल चार्ज आपको दे रखा था, कुछ भी था, मैंने बोला कि दोनों का चार्ज डबल कर दिया तो उनके बीच का फोर्स बढ़ेगा कम होगा? चार्ज डबल कर दिया मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया। मैग्नीट्यूड वाली चीज कहाँ आ रही है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड कहाँ आ रहा है? न्यूमरेटर में, तो फोर्स बढ़ जाएगा। मैंने बोला मैंने उनके बीच की डिस्टेंस हाफ कर दी, रिड्यूस कर दी। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो भी फोर्स बढ़ जाएगा। तो आपको बस रिलेशनशिप समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, ये ध्यान रखना, अभी स्टैटिक चार्ज के ऊपर लगता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। मूविंग चार्ज पे नहीं लग रहा है, ये स्टैटिक चार्ज पे लगता है। ठीक है, स्टैटिक चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का रूल है ये। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहली बात तो this electrostatic force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि जब भी चार्ज बढ़ता जाएगा फोर्स बढ़ता जाएगा। तो एक ज्यादा चार्ज बॉडी ज्यादा फोर्स लगाएगी, कम चार्ज बॉडी कम फोर्स लगाएगी, और बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ती जाएगी तो फोर्स रिड्यूस होता जाएगा। बस इतना दिमाग में रखना, फॉर्मूला भी याद नहीं करना, सिर्फ इतना दिमाग में रखोगे सफिशिएंट है आप लोगों के, इजी। नेक्स्ट होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब अगर मैं एक सिस्टम लूं और सिस्टम में बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के चार्जेस के पार्टिकल हों, जैसे मैंने एक सिस्टम बनाया, ये एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम मतलब जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूं। यहाँ पे है +2 कूलम, ये -3 कूलम, +5 कूलम, -9 कूलम और +20 कूलम। उस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? इस सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम।
जो प्लस है उनको ऐड करो, जो माइनस उनको सब्ट्रैक्ट करो, यही है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सिंपल इजी। तो +20 +2 +22 +5 27 27 -9 -3 27 -12 टोटल कितना आ गया 15 कूलम प्लस। तो इसी को बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्योंकि हम लोग सारी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं तो उसको छोड़ना अच्छा नहीं लगता, बुरा मान जाएगी। नेक्स्ट है चार्ज ट्रांसफर। अब देखो ये मैंने क्यों उठाया टॉपिक, कुछ पढ़ते हो ना उसका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। अब चार्ज तुम लोग डेली लाइफ में यूज नहीं करते हो, और तुम लोग चार्जर डेली लाइफ में यूज करते हो। कौन सा चार्जर? मोबाइल का चार्जर। तो आप क्या बोलते हो या घर पे क्या बोलते हैं कि मोबाइल चार्जिंग पे डाला क्या, या मोबाइल चार्जिंग पे लगाना बैटरी डाउन हो रही है। तो चार्जिंग वर्ड सुना ना बहुत बार, चार्जिंग वर्ड का असली मीनिंग क्या होता है वो समझे। चार्जिंग का असली मतलब होता है किसी बॉडी को चार्ज कर देना। आप बोलोगे सर क्या बड़ी बात है, हमको पता तो है। किसी बॉडी को चार्ज कर देना मतलब उस बॉडी में से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेना या उसको एडिशनल इलेक्ट्रॉन देना। होता क्या है, नॉर्मली जितनी भी बॉडीज होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितने उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही उस बॉडी पे नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। तो ऐसे में बॉडी क्या कहलाती है, न्यूट्रल बॉडी। मैंने 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव बना दिया। प्लस वाले जो थे उनका चार्ज +1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6, माइनस वाले -1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6, ऐसे दोनों कैंसिल हो गए। तो बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो गया, 0। अभी आप अगर किसी भी चीज को टच करोगे अपने अराउंड एक्सेप्ट दैट लाइव वायर, आपको करंट लगेगा या आपको चार्ज महसूस होगा, नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल है, आप भी न्यूट्रल हो। ठीक है, हमारी बॉडी भी न्यूट्रलाइज होकर रहती है ना, न्यूट्रल है। अब क्या होता है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकाल लिया जाए, कैसे भी इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकाल लिया है ना, तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, यहां पे अंदर रह गए ओनली 5 इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव वाले चार्ज बढ़ गए। ओवरऑल जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ा, मतलब एक बता रहा हूं, एक में नहीं होता है ऐसा, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस का डिफरेंस होता है, बट मैं एक के हिसाब से आपको समझा रहा हूं। तो पॉजिटिव वाले चार्ज इस बॉडी के लिए नेगेटिव वाले चार्जेस से ज्यादा हो गए, तो ये बॉडी क्या कहलाई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस से, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाती है। और जब भी किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो बॉडी क्या बन जाती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर? और यही चार्जेस के नंबर में डिफरेंस करना चार्जिंग कहलाता है। चार्जेस के नंबर में यही डिफरेंशिएट या डिफरेंस क्रिएट करना किसी भी बॉडी में क्या कहलाता है, चार्जिंग। और ये हम कैसे करते हैं, इसको करने के ना 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले होती है बाय रबिंग। रबिंग में क्या होता है, जब दो न्यूट्रल बॉडीज को रब करा जाता है ना, ये दोनों न्यूट्रल बॉडीज थी, एक कपड़ा और एक प्लास्टिक का या ग्लास का रॉड, दोनों न्यूट्रल थी। जब इनको हम रब करते हैं, रब मतलब एक दूसरे पर रबिंग करनी इनकी, तो रॉड मान लो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज ले लेती है और कपड़ा नेगेटिवली चार्ज ले लेता है, जो भी फैब्रिक आप यूज करते हो। जनरली सिल्क और ग्लास के ऊपर भी करा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होने लग जाते हैं एक दूसरी बॉडी में, ठीक है, और एक बॉडी ऐसे में पॉजिटिव बन जाती है, दूसरी बॉडी नेगेटिव बन जाती है, तो दोनों ही बॉडी चार्ज हो गई। दोनों इनिशियली न्यूट्रल थी और दोनों के ऊपर फाइनली क्या हुआ, चार्ज आ गया। एक पॉजिटिवली चार्ज हो गई, एक नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब क्या आपने डेली लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करा है? बिल्कुल करा हुआ है। सर्दी का टाइम आएगा, सूखे बालों में जरा कंघी करना, प्लास्टिक वाली सूखे बालों में क्या करना है, प्लास्टिक वाली कॉम्ब करनी है। सूखे बाल मतलब विदाउट ऑयल वाले बाल, उसमें प्लास्टिक वाली कॉम्ब करना। कैसा महसूस होता है? अभी करा एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट ही है, बाल खड़े हो जाएंगे हाथों हाथ। चलो उससे बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। कौन कौन है जो ब्लैंकेट के अंदर मुंह डाल के सोता सर्दियों में? हाँ, मुंह डालने के साथ में रूम में अंधेरा भी रखना, ब्लैंकेट पे जस्ट हाथ रब करना, स्पार्किंग दिखाई देती है, वो आप चार्जिंग बाय रबिंग कर रहे हो। ठीक है, चार्जिंग बाय रबिंग कर रहे हो। आप एक बॉडी उस केस में और आपका ब्लैंकेट दूसरी बॉडी उस केस में।
ऑन द अदर हैंड हम भी ट्राई करके देख रहे हैं अभी, ठीक है। चार्जिंग बाय रबिंग, देखो ये प्लास्टिक का पीस है, प्लास्टिक का पाइप है, पीवीसी। किस्मत से मुझे मिल गया ये, आज यहाँ पड़ा था, किस्मत से मैंने आज शर्ट भी पहनी है जो कपड़े की बनी है, तो कपड़े से मैं रब कर सकता हूँ ना, इसलिए वो सेट नहीं हो रही थी ना, सेट अब हो गया कि किस्मत से ये मिल गया, किस्मत से मैंने शर्ट भी पहनी है तो मैंने रब कर रहा हूं। तो अगर हम किसी कपड़े से प्लास्टिक को रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं चार्ज हो गया, बस चार्ज हो गया, इसका एविडेंस क्या है, चार्ज हो गया इसका एविडेंस क्या होगा, सोचो। कोई भी चार्ज बॉडी अट्रैक्ट या रिपेल करती है दूसरी चार्ज बॉडी को, पर कोई भी चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है, कोई भी चार्ज बॉडी हमेशा अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। कोई वॉलंटियर आओ ना जिसके मैं बाल खड़े करके दिखाऊं, नहीं 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 नहीं, उसके नहीं, कोई तो आएगा जिसके बाल कर दूं, कैमरा पे करते हैं। आना पड़ेगा तुमको, आओ, उसका व्यू चेंज हो जाएगा मेरा। देखना बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है बट थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, खड़े हो गए बात, दिख रहा है तुमको, तो महसूस हो रहा होगा। और करते हैं, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, सुना है ना, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। भाई फुल डांस कर रहे हैं बाल। मैडम आपके बाल खड़े हो जाएंगे, आप आओ, आपके बाल खुले भी हैं आज, पर इसके हो गए थे खड़े। आपको आना है, देखो देखो, अब थोड़े से अगर वैल्यू ज्यादा हो ना इस फोर्स की, पूरे वाले इसके खड़े भी हो सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो दिस वाज चार्जिंग बाय रबिंग। चार्ज बाय रबिंग को हम लोग चार्ज बाय फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये था फर्स्ट टाइप का चार्ज। सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन में कुछ ऐसा होता है, सपोज करो आपके पास में एक चार्ज बॉडी है, अब जब इसे किसी अनचार्ज बॉडी पर टच करवाया जाता है तो इसमें से चार्ज अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फर्स्ट वाली बॉडी खुद अनचार्ज हो जाती है और सेकंड वाली बॉडी चार्ज हो जाती है, तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो यहां पे ये जो रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज थी और ये इनिशियली जो स्पेयर आप देख रहे हो ये अनचार्ज था। जैसे ही रॉड को स्पेयर पे टच करा तो इससे पॉजिटिवली चार्ज यहां ट्रांसफर होना शुरू हो गया। बात की कहानी नहीं है, बात की कहानी मैं आपको बता देता हूं। रॉड को जैसे दूर करा इससे तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अब रॉड जो हो गई वो अनचार्ज हो गई है और चार्ज किस में ट्रांसफर हो गया, स्पेयर में। तो सिंस हम लोग इसमें क्या करा रहे हैं, कंडक्ट करवा रहे हैं, टच करवा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। और थर्ड वे होता है चार्जिंग का, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जहां पे विदाउट एनी फिजिकल बॉडी दूसरी बॉडी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस। देखो अगर मैं बोलूं मेरे पास में पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, मैं जैसे स्पेयर के पास में लूंगा, स्पेयर के पास में 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव चार्ज है, बिना टच करवाए भी सारे नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसमें भी हो रहा था, ऐसा इसमें भी होता है कि दूर से भी जैसे मैं इस रॉड को पास लाने लगता हूं ये चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। बट इस केस में हम लोग कुछ अलग करते हैं, इस केस में हम इसकी ग्राउंडिंग करवा देते हैं। ग्राउंडिंग का फायदा ये होता है कि जो पार्टिकल्स रिपेल हो रहे हैं ना, देखो ध्यान से, मैं पॉजिटिव वाली रॉड पास में लेके आ रहा हूं तो पॉजिटिव वाले चार्ज पार्टिकल्स रिपेल होंगे, नेगेटिव वाले चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो रिपेल होंगे ना उनके लिए कंडक्शन का रास्ता बन गया और ये सारे के सारे कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थ के अंदर। और जब बिना टच करवाए इसको दूर करवा लोगे इस वाली रॉड को इससे, जो चार्ज रॉड थी, तो इस पे अब सिर्फ क्या रह गए, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव वाले सारे ट्रांसफर हो गए। तो 3 मेथड होते हैं, चार्ज बाय रबिंग या फ्रिक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन। मोरल ऑफ द स्टोरी, चार्जिंग का मतलब होता है किसी भी एक बॉडी को
आइदर पॉजिटिवली चार्ज कर देना और नेगेटिवली चार्ज कर देना। क्लियर है? किसी भी एक बॉडी को आइदर पॉजिटिवली चार्ज कर देना या फिर नेगेटिवली चार्ज कर देना। तो ये थी चार्ज की कहानी, जो कि बहुत जरूरी है आगे के चैप्टर को समझने के लिए।